बिल्कुल। तो आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर शेट 1, जो कि इंग्लिश मीडियम का डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैक बोर्ड ने इंग्लिश मीडियम का रिलीज नहीं किया था, तो मैंने जस्ट कन्वर्जन किया है गूगल ट्रांसलेटर से, और उसको मैं डिस्कस करने वाला। ठीक है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम से इकोनॉमिक्स का, जरूर इस वीडियो को देखें। और आपके दोस्त भी अगर इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उसको जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उसको भी इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, विथ प्रैक्टिकल करेंगे, रटो नहीं समझो। ठीक है, रटना नहीं, आपको समझना है ना। जस्ट आंसर की याद करने से आपको अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, पहले बता दे। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम समझाते हैं। समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फॉर टू गुड्स एक्स एंड वाई आर गिवन एज। ठीक है, तो दो गुड्स है एक्स और वाई, इसका दे दिया पीपीसी दे दिया है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी दे दिया 0 1 2 3 4 5 एक्स का। तो क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ प्रोडक्शन, शेप क्या होगा। ठीक है, तो इसका शेप होता है कॉनकेव। याद रखिएगा क्या होता है, कॉनकेव होता है। कॉनकेव मतलब क्या होता है कि शेप होता है गुफा की तरह। देखिए यहां मैंने शेप बनाया है, इस तरह से शेप बनता है। ठीक है, एक्स आइटम था, अगर कुछ भी नहीं प्रोडक्शन करा मतलब पूरा पूरी वाई करेगा। अगर एक ये बढ़ रहा है तो फिर ये 8 हो जाएगा, घट जाएगा ये। अगर ये 2 होगा एक्स, ये हो जाएगा 6, मतलब ये घटते जाएगा। ठीक है, इसका रीजन क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये डिक्रीज हो रहा है वाई आइटम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव स्लोप एंड कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव। कॉनकेव मतलब क्या, ये जो आपका है इस तरह बनेगा कर्व, इस तरह, इस तरह, कॉनकेव गुफा की तरह। ठीक है, और एक कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में चांद की तरह होता है, ध्यान रखिएगा, ये इस तरह होता है कॉन्वेक्स में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो यहां पर ए में क्या दिया, व्हाट इज सेविंग्स, ये नहीं होगा। व्हाट इज कंजम्पशन, ये नहीं होगा। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, ये नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है, प्लीज मैनेज कीजिएगा, क्योंकि इससे साफ नहीं आया उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फॉर whom शुड द प्रोडक्शन बी डन, मतलब किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। तो 2 का आंसर हो जाएगा डी। 3 नंबर, विच इकोनॉमिस्ट फर्स्ट यूज वर्ड्स माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो को किसने फर्स्ट टाइम यूज किया। तो इसका आंसर हो जाएगा रेगनर फ्रिस। ठीक है, आंसर क्या होगा, रेगनर फ्रिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, अ फार्मर्स चूजेस अ टेक्निक फॉर प्लॉइंग द फील्ड, मतलब खेत को जोतने के लिए, बिटवीन ट्रैक्टर एंड वो हल। ठीक है, हल बैल। ठीक है, ट्रैक्टर यूज करना चाह रहा है या हल बैल यूज करेगा। ठीक है, विथ विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी डज दिस चॉइस कॉरस्पॉन्ड, मतलब कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम है। ये होगा हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में 2 चीज आता है, एक आता है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब यहाँ पे पूंजी ज्यादा लगता है, जैसे ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में तो पूंजी ज्यादा लगेगा ना, इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल इंटेंसिव। अगर पूंजी ज्यादा नहीं लग रहा, लेबर लगा रहे हैं, तो होगा लेबर इंटेंसिव। इसको क्या बोलते हैं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो लेबर इंटेंसिव और क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव। तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, चलिए एक चीज बता देता हूँ अनाउंसमेंट की, आज 7:30 बजे क्लास है अकाउंट्स का। ठीक है, मैं डेली 1 तारीख से ले रहा हूँ, 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ ये सीरीज है ना। इसमें मैंने फंडामेंटल पूरा खत्म कर दिया है, पूरा कंप्लीट फंडामेंटल हो चुका है। एमसीक्यू विथ डिस्कशन विथ कॉन्सेप्ट सारा कुछ करा चुका हूँ। ठीक है, आज को जो करेंगे हम लोग गुडविल करेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि जस्ट मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा जो आपको शायद नहीं आता हो। ठीक है, जैसे हम सिखाऊंगा आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना सिखाएंगे। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसमें एडजस्ट करते हैं एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सब अगर किसी को नहीं आता एडजस्टमेंट, तो जरूर ज्वाइन करें इस क्लास को। 7:30 बजे डेली है, जूम ऐप पे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिक्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन कंज्यूम 4 गोलगप्पा पुचका, ठीक है, ही गेट्स 15 यूटिल्स। देखो पहली बार जब यूज कर रहा है, पहली बार जब खा रहा है गोलगप्पा, तो कितना यूटिल्स मिल रहा है? 15 मिल रहा है। सेकेंड जब खा रहा है, दूसरा जब गोलगप्पा खा रहा है तो 12 मिल रहा है। तीसरा जब खा रहा है तो कितना? 10 मिल रहा है यूटिल्स। और जब चौथा खा रहा है तो 8 मिल रहा है। तो क्या पूछा? टोटल कितना होगा? टोटल, तो टोटल में क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो आंसर कितना होगा? 45। इसका हो जाएगा आंसर 45। ठीक है। बजट लाइन, बजट लाइन ए बी फॉर 2 आइटम्स रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन इज शोन इन फॉलोइंग डायग्राम्स। ठीक है, एक डायग्राम्स है जिसमें बजट लाइन शो किया गया है गुलाब जामुन और रसगुल्ला। ठीक है, गुलाब जामुन को शो किया जा रहा है, गुलाब जामुन को शो किया जा रहा है, एक सेकेंड, देखो इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूं पहले। इसका होता है पी एक्स बाय पी वाई, मतलब रसगुल्ला, रसगुल्ला बाय गुलाब जामुन। ठीक है, क्योंकि रसगुल्ला किसमें? एक्स एक्सिस में, तो एक्स ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो एक आर है, आर और जी से डिनोट किया जा रहा है। आर क्या है? आर रसगुल्ला है, और जी क्या है? गुलाब जामुन है। तो आर मतलब एक्स एक्सिस में है ना, तो ये चल जाएगा ऊपर। तो पी एक्स बाय पी वाई एक्चुअल में होता है, यहां पर क्या हो जाएगा? पी और एक्स मतलब क्या है? आर रसगुल्ला। ठीक है, और पी वाई, वाई मतलब क्या है? गुलाब जामुन, तो जी। तो पी आर डिवाइड बाय पी जी इसका आंसर होगा, इसका मतलब ए हो जाएगा। ठीक है, बजट लाइन पूछा स्लोप, कि स्लोप क्या होता है? तो क्या होता है? पी एक्स बाय पी वाई, मतलब एक्स एक्सिस में जो है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो वाई एक्सिस में उसको नीचे लिखेंगे। मतलब क्या होगा? पी आर बाय पी जी, रसगुल्ला बाय गुलाब जामुन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर कमोडिटी। ठीक है, तो प्राइस होता है, बिल्कुल होता है, ये फैक्टर होता है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है जी, सब्स्टिट्यूट का प्राइस भी, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस भी क्या होता है? एक फैक्टर होता है, एलिमेंट होता है। इनकम भी होता है, इनकम के कारण भी क्या होता है? जो डिमांड होता है बढ़ता घटता है। ठीक है, लेकिन प्राइस ऑफ फैक्टर ये नहीं होता है। प्राइस ऑफ फैक्टर क्या होता है? वही रेंट, सैलरी, ठीक है, प्रॉफिट, ये सब क्या प्राइस ऑफ फैक्टर है। जो फैक्टर के बदले रिवार्ड मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ फैक्टर। ठीक है, जैसे लैंड, लैंड के लिए क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। ठीक है, हम लोग लेबर को क्या पे कर रहे हैं? सैलरी वेजेस पे कर रहे हैं, तो ये क्या है? प्राइस है। तो ये डिमांड का फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, इफ डिमांड फॉर वाई फॉल्स ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। देखिए, तो यहां पर बोल रहा है कि देन दीज गुड्स व्हाट विल बी सेड, इसको क्या बोला जाएगा? बोल रहा है कि डिमांड, जैसे वाई जो है इसका डिमांड क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स। मतलब एक्स का जो है वो प्राइस क्या हो रहा है? घट रहा है ना। तो इसका कौन सा गुड्स है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या होता है? टी कॉफी। ठीक है, टी और कॉफी। देखिए, अगर टी का, देखिए अगर कॉफी का क्या होगा? प्राइस घटेगा। अगर कॉफी का प्राइस घटेगा तो लोग क्या खरीदेंगे? कॉफी खरीदेंगे। अगर लोग कॉफी खरीदेंगे इसका मतलब क्या? टी का डिमांड घट जाएगा। वही बोल रहा है कि एक का प्राइस घट रहा है तो दूसरे का डिमांड क्या हो रहा है? घट रहा है। ये किस केस में होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में, टी और कॉफी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। सब्स्टिट्यूट के गुड्स को क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव गुड्स भी बोलते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? इफ 5% डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी कॉजेज इंक्रीज इन 8% इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी निकालने बोला, ईडी।
तो ईडी का मतलब क्या, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस क्वांटिटी चेंज इन, क्वांटिटी चेंज ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, चेंज इन प्राइस लिखेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, 8% हुआ, 8 ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, प्राइस में कितना चेंज हुआ, तो 5% हुआ। इसको जस्ट डिवाइड कर देना है, तो कितना आएगा 1.6, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आई थिंक आपको ये फॉर्मूला आता होगा, है ना, तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11, द डिमांड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स विल इलास्टिक। इलास्टिक कौन सा होगा, इलास्टिक, इलास्टिक मतलब क्या होगा, होता है कि अगर कुछ भी प्राइस चेंज होता है ना तो उसका डिमांड भी बढ़ता है। अगर प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ गया, प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड घट गया। ऐसा कौन सा गुड्स है, ये रेफ्रिजरेटर है ना। देखते हैं ना, जब डिस्काउंट देता है कंपनी तो लोग टूट पड़ते हैं उसमें। लेकिन बताओ अगर सॉल्ट में कोई डिस्काउंट दिया जाए, मतलब सॉल्ट का दाम घटाया जाए, तो क्या पहले आप 1 किलो यूज करते था आपके घर में एक महीना में, क्या अभी 10 किलो ले लेंगे क्या सॉल्ट, नहीं ना। क्या दवा खरीद लेंगे ज्यादा से ज्यादा, प्राइस घटेगा तो, नहीं ना। क्या माचिस पूरा मतलब एक बोरा खरीद लेंगे क्या, नहीं ना। तो ये सब जो है ये क्या है, नेसेसिटी वाला आइटम्स है, तो इसका इन इलास्टिक होता है ये तीनों आइटम। मतलब इलास्टिक क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है। इसका मतलब प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होता है तो ये मतलब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, और प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड इसका घट जाएगा, इसका रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, आई थिंक ये समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है। तो समझना है आपको, रटना नहीं है। ठीक, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाने का। फिर भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर पूछे, जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 12 में क्या है, व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट जी, गो गो ऑन डिमांड लाइन ए बी इन द फॉलोइंग। देखिए ये फिगर्स है ना, ये एक फिगर्स दिया हुआ है। इसे बोला जी जो है, जी यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, जी का पॉइंट दिया हुआ है, तो इलास्टिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो जी देखिए यहाँ जो अगर बीच में होगा, इस लाइन के बीच में होगा ईडी, तो ये होगा 1 होता है। अगर ऊपर जाएंगे तो बढ़ती जाएगा ईडी, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ईडी इज ग्रेटर देन 1 होगा, यही पूछा है ना, तो यहाँ पर होगा मोर देन 1। अगर नीचे यहाँ पर पॉइंट रहता, कोई भी पॉइंट यहाँ रहता, इसका मतलब ये क्या है, ईडी इज लेस देन 1। अगर इस पॉइंट में रहेगा, ये इस पॉइंट में रहेगा, तो ये होगा 0 ईडी। ठीक है, अगर सबसे ऊपर रहेगा ये इस पॉइंट में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ईडी इज इनफिनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को। ठीक है, मतलब जिस जो सिर्फ रटा है ना, उससे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13, when price of which type of commodity increases, consumer want to buy more quantity of that commodity। मतलब जस्ट रिवर्स हो रहा है। जैसे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ते हैं कि भाई किसी का प्राइस घट जाएगा तो उसका क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा, ये रूल होता है। लेकिन वो उल्टा यहाँ पे हो रहा है, बोला कि प्राइस भी बढ़ रहा है, यहाँ पर प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये क्या एक्सेप्शन ऑफ डिमांड है, क्या ये एक्सेप्शन ऑफ डिमांड होता है। तो किस केस में होता है, गिफन गुड्स, गिफन गुड्स। देखो गिफन गुड्स क्या होता है, लो क्वालिटी गुड्स होता है। जैसे बाजरा, जो गरीब मजदूर होते हैं वो बाजरा यूज करते हैं, बाजरा। तो मान लो दूसरे गुड्स का क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। जैसे मान लो मीट का क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। तो पहले मैं सप्ताह में एक बार खाता था मीट, अब क्या करें, मीट को कम कर देगा, इसके जगह हम क्या खाएगा, बाजरा खाएगा। इसका डिमांड, बाजरा का डिमांड होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब देखो बाजरा का अगर दाम बढ़ गया तो पैसा तो उसके पास उतना ही है ना, तो मीट बाय नहीं करेगा, इसकी जगह क्या खरीदेगा, बाजरा खरीदेगा। सप्ताह सप्ताह में जो मीट खरीदता था, मीट नहीं खरीदेगा, क्या खरीदेगा वो, मतलब मटन नहीं खरीदेगा, क्या खरीदेगा, बाजरा खरीदेगा उसकी जगह में। तो अगर मटन की जगह में बाजरा खरीद रहा है, इसका मतलब क्या, बाजरा का डिमांड बढ़ गया। समझ रहे हैं? तो इसीलिए यहां पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है गिवन गुड्स में। आई थिंक आप समझ गए। अगर किसी को समझ में आए प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या है, इफ कंज्यूमर स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ हिज इनकम ऑन कम्युनिटी देन क्या होगा।
मेजर पार्ट मतलब देखिए आपका जो इनकम होता है, बताइए क्या करते हैं आप, उड़ा देते हैं क्या? लग्जरी में तो खर्चा करते नहीं है ना, मतलब नेसेसिटी में करते हैं, आटा चावल दाल कपड़े लत्ते, ठीक है। मतलब नॉर्मली ये क्या नेसेसिटी होता है, मतलब इसको बोल सकते हैं इनइलास्टिक है ना। मेजर पार्ट इनकम जो होता है इसी में खर्चा हो जाता है। इसका आंसर आई थिंक होना चाहिए ए, ठीक है। 15 में क्या होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व हैज स्लोप शेप। इसका शेप क्या होता है, इसका शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो ऐसे शेप बनता है इसका, बता रहा हूं मैं। फिक्स कॉस्ट ए एफ सी का कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ये बन गया है ना, इस तरह बनता है। इसको क्या बोलते हैं हम? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा आंसर सी। 16 में क्या है, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इंक्रीजेज व्हेन। देखिए ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, मैं इससे बता रहा हूं। क्या बोल रहा है कि जब एवरेज प्रोडक्ट, ये जो एपी एपी कब बढ़ता है, ये कब तक इंक्रीज हो रहा है, ये पूछ रहा है ना। देखो कहाँ ये एपी है ना, देखो ये वाला एपी, ग्रीन वाला, ग्रीन लाइन क्या एपी है, तो ग्रीन देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बताइए इस टाइम में एमपी क्या इसके ऊपर है ना, एमपी इसके ऊपर है, मतलब एमपी है ज्यादा। इसका मतलब जब एपी बढ़ेगा ना, तो एमपी क्या होगा, एपी से ज्यादा है। देखो ना यही पे फिगर पता चल रहा है आपको, एमपी क्या इसके ऊपर है। देखिए ये पिंक वाला कलर जो है, पिंक वाला जो लाइन है, ये वाला, ये क्या है, एमपी। एमपी ऊपर है ना, इसका मतलब जब एपी बढ़ रहा है, ग्रीन लाइन जब बढ़ रहा है, तो एमपी क्या है, एपी से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई, ठीक है, ए हो जाएगा। अगर ऐसा पूछता कि डिक्रीज कब करेगा, डिक्रीज, बोला डिक्रीज जब कर रहा है, बोला कि यहां पे सिंपल एपी क्या कर रहा है, डिक्रीज करता, तो फिर क्या होता, उल्टा होता, एमपी इज लेस देन एपी हो जाता। देखो ना, एमपी चल गया नीचे, एपी ऊपर रह गया, मतलब ये ज्यादा है। गॉट इट? आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए तो यहां पर इसका 16 का आंसर हो जाएगा ए, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो एपी कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक एमपी एपी से ज्यादा है, ग्रेटर है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए ये जो फिगर्स है ना, ये फिगर्स वो क्वेश्चन नंबर 12 का यहां दे दिया गया है, तो हम वहां बना दिए आपको, ठीक है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, टोटल आउटपुट इज मैक्सिमम, टीपी मैक्सिमम कब होगा, देखो टीपी मैक्सिमम है जब मार्जिनल आउटपुट क्या होगा, मिनिमम, मतलब जीरो। देखो जीरो यहां पर क्या है, एमपी है, जीरो, ठीक है। तो एमपी जीरो है, उसी टाइम क्या होता है, टीपी आपका मैक्सिमम होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा जीरो, 17 का जीरो। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया, एक बार रीड करते हैं। तो 18 में पूछा गया है, इफ टोटल प्रोडक्ट इज टीपी, टीपी क्या है, टोटल प्रोडक्ट है, क्वांटिटी क्यू है, देन फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। देखिए सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या होता है, टीपी इक्वल टू एपी इंटू क्यू, ये फॉर्मूला होता है इसका। एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी को चेंज करते हैं, एपी यहां पे रह गया तो ये इधर चल जाएगा, मतलब देखो अगर एपी को यहां पे रखते हैं हम, इसको इधर ट्रांसफर करें लेफ्ट साइड में, तो टीपी बाय क्यू हो जाएगा, ये तो पूछा हुआ है ना। एपी इक्वल टू क्या होता है, टीपी बाय क्यू, एवरेज प्राइस, एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस पे पूछा गया है 19 में, इफ टोटल प्रोडक्ट, इज टीपी, टीपी क्या है, टोटल प्रोडक्ट है ना, टीपी क्या है, टोटल प्रोडक्ट है, क्वांटिटी क्या है, भी है, क्यू है, देन फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी, तो चेंज इन टीपी बाय चेंज इन क्यू, ये किसका फॉर्मूला होता है, एमपी का होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, व्हेन एवरेज कॉस्ट एसी बोला है कि लेस देन एमसी है ना, एसी इज लेस देन एमसी है, तो
एवरेज कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, क्या होगा बताइए। देखो मैंने आपको ये बताया है पहले, यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है। ये क्या है, रेड पिंक वाला क्या है, ये हमारा एसी। इसके नीचे से क्या बनता है, इसके नीचे से बनता है हमारा एमसी। तो क्या बोल रहा है कि लेस है, कम है, एसी इज लेस देन एमसी। तो एसी देखिए, एसी कब कम होता है, यहां कम होता है, यहां पर देखिए इस एरिया में जो है वो आपका एसी नीचे है, मतलब एसी क्या है, कम है। तो क्या होता है इस केस में क्या होगा, एवरेज कॉस्ट इज लेस देन एमसी। तो एसी देखो तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, एसी तो बढ़ रहा है ना, देखिए यहां पर ये बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एसी लेस देन एमसी है तो क्या हो रहा है, एसी मेरा बढ़ रहा है। अगर उल्टा होगा तो, अगर एसी है इज ग्रेटर देन एमसी होगा, इसका मतलब देखिए तो जब ऊपर देखिए एसी जब ऊपर है मतलब ये ज्यादा है ना, ये ग्रेटर देन एमसी है, ऊपर मतलब ग्रेटर देन। तो इस केस में देखो तो ये घट रहा है, एसी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहां पर एसी क्या होगा, घटेगा। जब एसी ज्यादा होगा एमसी तो घटेगा, और एसी जब लेस होगा एमसी तो क्या होगा, एसी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एसी इज लेस इन एमसी मतलब क्या, कि आपका एसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां से देखिए, यहां से बढ़ रहा है, फिर से बता रहा हूं मैं, यहां से देखिए बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, पहले घटा था, अब बढ़ रहा है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी लेवल ऑफ आउटपुट लेवल लॉ ऑफ वेरिएबल, 3 लेवल होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22, द शेप ऑफ शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट यू शेप, यू शेप बनता है। ठीक है, इस तरह होगा यू शेप। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल क्या है, सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए 24 में क्या बोला गया, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल व्हेन एवरेज कॉस्ट, बोला कि दोनों बराबर कब होता है बताइए। बोला कि AC इज ग्रेटर इक्वल टू MC, ये कब होता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक बनाया ग्राफ है ना, इस तरह बनता है, पहले AC बनता है यू शेप, ये AC बन गया पहले। ठीक है, उसके बाद क्या बन रहा है आपका, बन रहा है MC, नीचे से लेंगे, नीचे से, ये नीचे से लेंगे। तो यहाँ ये जो पॉइंट है जो कट करा नहीं, यहीं पर क्या हो रहा है, AC इक्वल टू MC हो रहा है। इसका मतलब यहां पर एसी क्या है, एसी मिनिमम है, सबसे कम तो ही होना। देखो यहाँ पे हाई था, घटा 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 घटा, यहां चल गया, फिर बढ़ गया, मतलब ये क्या होगा, मिनिमम होगा कब, जब दोनों बराबर होंगे एसी और एमसी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव बाय प्रोड्यूसर्स फ्रॉम सेलिंग प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू को क्या बोलते हैं, बेसिकली इसी को बोलते हैं प्राइस। तो क्या रिसीव करेगा, प्राइस रिसीव करेगा। ठीक है, प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, प्राइस मिलेगा, और प्राइस का दूसरा नाम क्या है, AR, एवरेज रेवेन्यू। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, टोटल कॉस्ट, देखिए यहां पर एक फॉर्मूला पूछा गया है, टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट विच स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कौन सा ट्रू ये पूछा हुआ है। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला यहां पे मैंने लिख दिया है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो अगर TFC को यहीं रहने दे और इसको इधर ले आए, देखो इसको इधर मैंने ले आया, तो क्या होगा, TC माइनस TFC इक्वल टू TFC, TC माइनस TVC इक्वल टू TFC। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, और यही यहां पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, इसका और क्या हो सकता है फॉर्मूला, अगर TBC पूछता, TBC, इसका क्या बनेगा फॉर्मूला बताइएगा, इसका बन जाएगा TC माइनस TFC। मतलब ये ऑप्शन है क्या, देखिए तो कहीं कहीं पे ऑप्शन है TC माइनस TFC, नहीं है नहीं है नहीं है, तो डी ही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फॉर अ गुड, बट देयर इज नो चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तब क्या होगा बताओ, डिमांड बढ़ेगा
सप्लाई हो रही है मतलब क्या, शॉर्टेज है। अरे गुड्स भेजने के लिए है ही नहीं, शॉर्टेज है ना, लॉजिक है ना इसके पीछे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज ए शॉर्टेज, मतलब भाई प्रोड्यूसर के पास या सेलर के पास गुड्स है ही नहीं, मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है, जितना है उतना ही भेज रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, देयर इज ए शॉर्टेज, देयर इज ए शॉर्टेज। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या पूछा गया है, इफ देयर इज डिमांड, डिमांड है और सप्लाई है, डी है और एस है, देन कंडीशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, दोनों जब बराबर होता है तो D इक्वल टू एस होता है, इस तरह बनता है, इस तरह ग्राफ बनता है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा का पूछा हुआ है, तो ये तो सही है ना, ये भी सही है। देखिए ना, अगर D इक्वल टू एस है तो अगर इसको इधर लाते हैं तो क्या होगा, D माइनस एस इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब ये भी सही है, बी भी सही है। और D इक्वल टू एस है, इसको ऐसे ला सकते हैं ना, D बाय एस इक्वल टू 1 हो सकता है, इंटू 1 हो यहाँ पे होता है छिपा हुआ, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो तीनों सही है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना ये डी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, सभी सही है ना, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर अभी तक समझ में आए तो प्लीज आप इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर अब चाहते हैं जल्दी मैं सेट 2 का इंग्लिश मीडियम का लाऊं तो इसे आप जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई मतलब क्या होता है कि भाई अगर प्राइस बढ़ जाएगा किसी गुड्स का तो सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा। तो प्राइस और सप्लाई में होता है रिलेशनशिप, और फंक्शन को क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, फंक्शन जो होता है इसी के बीच होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सप्लाई एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, देखो 30 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या बोला एक बार रीड करते हैं। द इक्विलिब्रियम प्राइस इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन द इवेंट ऑफ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। परफेक्ट मार्केट में क्या होता है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, इक्वल टू इट ऑकर्स। ठीक है, तो यहां पर कब होता है ये, जब मिनिमम कॉस्ट, जब मिनिमम एवरेज कॉस्ट होता है ना, तब क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। और इसका कंडीशन क्या होता है, देखिए यहां पर कंडीशन मैंने लिखा है, ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस इक्वल टू डी डी, है ना, डी डी मतलब डिमांड कर, एम सी इक्वल टू एम आर भी होता है और पी इक्वल टू क्या होता है, एम सी भी होता है। ठीक है, जब मिनिमम एवरेज कॉस्ट होता है तभी क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। ठीक है, परफेक्ट मार्केट में ध्यान रखिएगा। 32, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सॉरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसका ए आंसर होगा। देखो जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, जो गुड्स बनाता है, उसका क्या मकसद होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और कंज्यूमर क्या होता है, सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अगर यहां पूछता कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर, कंज्यूमर तो क्या होता है, वो क्या चाहता है, आप कंज्यूमर क्या चाहते हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको ज्यादा समझ में आए, आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। हम क्या चाहते हैं कि हमको ज्यादा प्रॉफिट हो, सिंपल सी बात। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर का रहता है तो क्या होता है यहाँ पर, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन 32 का हो जाएगा ए। 33 में क्या है, इन द शॉर्ट रन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फ्रॉम कंटिन्यू, देखिए कंटिन्यू टू प्रोड्यूस डिस्पाइट द इनकरिंग लॉस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परफेक्ट मार्केट है और वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रख रहा है, इवन लॉस भी हो रहा है तो भी क्या कर रहा है, कंटिन्यू रख रहा है। व्हेन कम्युनिटी प्राइस ऑफ, देखिए कब कंटिन्यू रख सकता है, जब एटलीस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तक कवर हो रहा है ना। देखिए कॉस्ट क्या होता है, एक फिक्स भी होता है, एक फिक्स भी होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो तभी कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर ज्यादा हो जाएगा, अगर
ग्रेटर देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अगर प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज्यादा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है ना, तब क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, तभी तो फायदा होगा ना, अदरवाइज लॉस होगा। और अगर एबीसी ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा रहता, एबीसी एबीसी इज ग्रेटर देन प्राइस रहता, तो फिर शट डाउन करना पड़ता, मतलब प्रोडक्शन को बंद कर दो। कितना लॉस होगा, फिक्स कॉस्ट का लॉस हो ही रहा है, और चाहे आपको वेरिएबल कॉस्ट का भी लॉस चाहिए, बताइए। तो इस केस में आपको प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। बात समझे ना, मतलब जो प्राइस है, प्राइस जो ग्रेटर देन होना चाहिए ए बी सी, या प्राइस कम से कम बराबर होना चाहिए ए बी सी का, अदरवाइज बंद कर देंगे। अगर ज्यादा हो जाएगा एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा प्राइस से, तो फिर शट डाउन करना पड़ेगा प्रोडक्शन को, ध्यान रखिएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कौन सा फीचर्स नहीं है, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर होता है, बिल्कुल फ्री एंट्री एग्जिस्ट होता है, नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। डी में क्या है, इन इलास्टिक डिमांड फॉर कम्युनिटी, इसमें क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट होता है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो नोट बोला है, नोट, नोट को ध्यान से देखना है, नोट बच्चे पढ़ने ही भूल जाते हैं। अब फीचर्स देख रहा है, अरे फीचर्स तो तीन तीन मैच कर रहा है, तीन तो आंसर थोड़ी ना, एक ही होगा आंसर ना, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट, ओके। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन प्रोड्यूसर, एक ही सेलर है, एक ही प्रोड्यूसर है, तो किस केस में होता है, मोनोपोली। देखिए मैंने और भी कुछ टर्म लिखे, डियोपोली लिखा है, डियोपोली, डियोपोली मतलब क्या, दो, ओनली टू फर्म्स। एक है मोनोप्सोनी, क्या है, मोनोप्सोनी मतलब एक ही बायर है, एक ही बायर है उसका, उसको क्या बोलते हैं, एक सेलर है, क्या बोलते हैं, मोनोपोली। अगर एक बायर रहेगा तो क्या बोलेंगे, मोनोसोनी, ठीक है, मोनोसोनी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ड्यूपोली मतलब क्या आता है, जब दो फर्म होता है, जब दो सेलर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन और एंड मोनोपोली, दोनों डिफरेंस क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी, बोला कि सेट हायर प्राइस, मोनोपोली क्या करता है, हायर प्राइस सेट करता है, और ये क्या करता है, लोअर क्वांटिटी सेल करता है, एज मतलब कंपैरिजन इन परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली जो तो क्या होता है, ज्यादा प्राइस रखते हैं और क्वांटिटी कम सेल करते हैं, लेकिन परफेक्टली में क्या होता है, प्राइस कम रखते हैं, ज्यादा क्वांटिटी सेल करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा इधर उधर हो गया, गूगल ट्रांसलेटर से किया हुआ है, तो आप लोग जस्ट समझना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है कि प्राइस इज ग्रेटर देन एमसी होता है ना, प्राइस इज ग्रेटर देन एमसी, और प्राइस को क्या बोलते हैं, ए आर बोलते हैं। देखिए प्राइस को क्या बोलते हैं, ए आर बोलते हैं, ए आर एवरेज रेवेन्यू, इसी को क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व इसी को बोलते हैं। तो कुछ भी दे सकता है, ए आर इज ग्रेटर देन एमसी, पी इज ग्रेटर देन एमसी, या डी, डी डी डिमांड कर्व इज ग्रेटर देन एमसी भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। गॉट इट, आई होप कब समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ तो प्लीज लाइक तो कर, लाइक तो बनता है, इतना मैंने मेहनत कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के लिए, बताओ अभी तक किसी ने अपलोड नहीं किया इंग्लिश मीडियम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, जस्ट 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इक्वालिटी ऑफ प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट इज फाउंड, किसमें मिलता है भाई, परफेक्ट कंपटीशन मिलता है। यहां पर क्या होता है, प्राइस इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू डी डी, ठीक है। प्राइस इक्वल टू एमसी भी होता है, और ए आर इक्वल टू एमसी बोलता है, दोनों बराबर, तो किसी को भी चेंज कर सकते एक दूसरे से, है ना। तो किस केस में होता है, परफेक्ट कंपटीशन में होता है, जब इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, ठीक है। 39 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टोटल रेवेन्यू रिसीव बाय सेलर फ्रॉम सेलिंग 60 यूनिट्स ऑफ एन आरती एट अ 5 यूनिट्स। इसमें क्या पूछा है, टीआर पूछा है, टीआर इक्वल टू क्या होता है, ए आर इंटू क्यू, और ए आर को क्या बोलते हैं हम, ए आर को ही प्राइस बोलते हैं। देखिए ए आर को ही बोलते हैं प्राइस, यहाँ पर ए आर नहीं दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया, प्राइस दिया हुआ है। तो प्राइस मतलब क्या होता है, प्राइस इक्वल टू ए आर होता है,
तो AR इंटू क्यू करेंगे तो क्या आएगा, TR आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। तो 5 प्राइस है, 60 क्या यूनिट है, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 300 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन टैक्स, अगर प्रोडक्शन टैक्स बढ़ता है, मतलब एक्साइज ड्यूटी अगर बढ़ता है, जीएसटी बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होगा। देखिए अगर जीएसटी बढ़ता है तो प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन प्राइस। उस कारण से क्या करेगा वो, सप्लाई कम करेगा। ठीक है, तो विल इंक्रीज, सप्लाई क्या होगा, विल डिक्रीज, सप्लाई क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्योंकि देखो मान लो उसके पास 1 लाख रुपया है, समझिए अच्छे से, ठीक है, मान लो उसके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख में पहले मान लो कुछ खरीदता था, प्रोडक्शन करने के लिए खरीदता था, 10 आइटम खरीदता था, ठीक है, अब इसका प्राइस बढ़ गया, अब ज्यादा हो गया, मान लो 2 लाख हो गया, 2 लाख एक का हो गया, एक जो रॉ मटेरियल उसका है, उसका एक का 2 लाख हो गया, अब 5 ही खरीदेंगे ना, उसको 5 ही खरीद पाएगा, और 5 खरीदेगा तो कम बना पाएगा, समझ रहे ना, अगर 5 खरीदेगा तो कम ही बना पाएगा ना, अगर कम बनाएगा तो कम सप्लाई करेगा, यही लॉजिक है इसका। ठीक है, तो टैक्स बढ़ने से क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है तो क्या होता है, जो प्रोड्यूसर वो कम प्रोडक्शन कम प्रोडक्ट बनाते हैं, कम प्रोड्यूस करते हैं, अब कम करेंगे तो कम सप्लाई करेंगे, सिंपल से लॉजिक। आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो बताइए कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इसका सेट 2 भी लाऊंगा। ठीक है, जितना ज्यादा रिस्पॉन्स रहेगा उतना जल्दी मैं लाऊंगा सेट 2 इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम कैसा लगा जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं सेट टू के सॉल्यूशन में। ठीक है, तब तक गुड बाय, टेक केयर, और इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों में फैला दीजिए जिसका इंग्लिश मीडियम है, स्पेशली मैं इंग्लिश मीडियम के लिए बनाया हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, गुड बाय।